हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सरोसिनी अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की जो क्लास है वो हमारी बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग अपने जो अब तक के जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उनकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग सब आ जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को, ताकि हम लोग अब तक अपन ने जितना भी पढ़ा उसको एक बार देख सके कि हमने अब तक की जो तैयारी करी है वो हमारी किस तरह से चल रही है। तो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज एटम टॉपिक के साथ में। यानी आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है वो केवल और केवल एटम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होने वाली है। तो आप लोग आ जाइए, ज्वाइन कीजिए और आप चेक करके देखिए कि अब तक आपने जितना भी पढ़ा है, जितनी आपने एटम टॉपिक की तैयारी करी है उसमें आपको कितना आता है, और आप खुद से क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें, ताकि आपको भी पता चले कि कितने में से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिक में परमाणु के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत होता है। यानी जो परमाणु होता है उसका जो नाभिक है उसमें द्रव्यमान का टोटल कितना परसेंट होता है। तो देखो, जैसा कि आपको याद है कि परमाणु का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। यानी सेंटर में तो उसका न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और ये बाहर की कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और नाभिक के अंदर दो मूल कण न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि परमाणु में उसका समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, और परमाणु का समस्त द्रव्यमान न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है कि परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें उस परमाणु का कितना द्रव्यमान होता है। तो हम जैसा कि अब तक समझ चुके हैं कि लगभग पूरा का पूरा, तो लगभग पूरा 100% नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत द्रव्यमान इसका बाहरी कक्षाओं में भी होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 99.98%। यानी परमाणु में जो समस्त द्रव्यमान होता है उसका ज़्यादातर भाग उसके नाभिक में ही केंद्रित होता है। और क्योंकि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि परमाणु का लगभग समस्त यानी पूरा का पूरा द्रव्यमान एटॉमिक मास उसके न्यूक्लियस में ही होता है। तो न्यूक्लियस में ऑल ओवर परमाणु का 99.98% भाग द्रव्यमान यहाँ पर पाया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। यानी जो परमाणु है उसके बारे में, उस शब्द के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो देखो, हमने परमाणु का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था, परमाणु के बारे में भी पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि परमाणु के बारे में जो वेरीफाइड डिटेल्स जो बताई थी वो तो जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने सन 1808 में बताई थी। लेकिन इनके पहले भी 500 ईस्वी में एक तो महर्षि कणाद नाम के जो महर्षि थे उन्होंने भी बताया था, और उनके पहले ही कुछ सालों पहले डेमोक्रिट्स और ल्यूसिफस नामक साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने परमाणु शब्द का प्रयोग किया, और साथ में उन्होंने बताया कि अगर किसी पदार्थ को तोड़ते जाए तो तोड़ते तोड़ते लास्ट में उसकी एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसे आगे डिवाइड नहीं कर सकते, और उस पदार्थ की, उस मैटर की वो जो सबसे छोटी स्टेज होती है जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे ही परमाणु नाम दिया गया। तो यहाँ पर परमाणु शब्द का प्रयोग या प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया, तो हमारा इसमें आंसर आएगा डेमोक्रिट्स। इसमें एक और बात आप ध्यान रखें, अगर हमारे पास आंसर में डेमोक्रिट्स नहीं होता देन आपका आंसर जाता जॉन डाल्टन को, क्योंकि बाद में सबसे पहले डेमोक्रिट्स ने बताया, उनके बाद में महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में डिफाइन किया, और लास्ट में
जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत करके और परमाणु का जो डोल्टन का परमाणु सिद्धांत जो दिया गया था वो जॉन डोल्टन ने 1808 में दिया था, जिसमें उन्होंने परमाणु को अविभाज्य कण तो कहा ही था और साथ में परमाणु से रिलेटेड बहुत सारी घटनाओं के बारे में भी बताया था कि परमाणु किस किस तरह से आपस में जुड़कर नए नए अणु और यौगिक बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। परमाणु के द्रव्यमान को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं और ये हमेशा एक फिक्स रेशो में जुड़कर नए नए यौगिक बनाने की कैपेसिटी रखते हैं और या फिर अणु बनाते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें जॉन डोल्टन नामक साइंटिस्ट ने दी थी। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो सबसे पहले किसने किया, तो यहाँ पर हमारे पास जॉन डोल्टन के अलावा डेमोक्रिट्स भी ऑप्शन है, इसलिए हमारा आंसर आएगा डेमोक्रिट्स। थॉमसन का तो आपको याद ही है, थॉमसन का परमाणु मॉडल दिया था और उस परमाणु मॉडल में हमने ये सीखा था कि थॉमसन यानी जे थॉमसन के अनुसार परमाणु की जो संरचना होती है वो एक तरबूज, प्लम पुडिंग मिठाई या फिर क्रिसमस केक या बूंदी के लड्डू के जैसी होती है। जिस तरह से तरबूज का लाल खाने वाले भाग को अगर हम धनावेशित गोला यानी धनावेशित परमाणु माने तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसी तरह से लगे होते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज लगे होते हैं। तो जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था जे थॉमसन ने, उसके अनुसार परमाणु की जो संरचना होती है वो तरबूज के समान होती है। तो ये दिया था जे थॉमसन ने। बात करें रदरफोर्ड यानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने गोल्ड फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर हमें ये बताया था कि जो परमाणु होता है उसकी स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और इसके लिए इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया था, उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था उसे स्वर्ण पत्र प्रयोग नाम से जाना जाता है, यानी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। और जॉन डोल्टन के बारे में जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया ही है कि जो जॉन डोल्टन नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने सन 1808 में डोल्टन का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने परमाणु से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या की थी और साथ में हमें ये बताया कि किसी भी तत्व की सबसे छोटी अवस्था परमाणु होता है, किसी पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था परमाणु होता है और उसे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी पदार्थ की वह छोटी से छोटी अवस्था जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता उसको परमाणु कहा। तो परमाणु के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया जरूर था, लेकिन सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रतिपादन करने या परमाणु शब्द को यूज करने का जो श्रेय जाता है वो डेमोक्रिट्स को जाता है। इसमें अपन को ये बातों का ध्यान रखना है, अगर डेमोक्रिट्स ऑप्शन में नहीं होता तो हमारा आंसर जॉन डोल्टन होता, और अगर इन दोनों के अलावा महर्षि कणाद ऑप्शन में होता तो भी हमारा आंसर महर्षि कणाद होता, क्योंकि डेमोक्रिट्स के बाद महर्षि कणाद और महर्षि कणाद के बाद में जॉन डोल्टन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की डिटेल में व्याख्या की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी परमाणु सिद्धांत किसने दिया। तो देखो अभी जस्ट हम लोग इसके पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जॉन डोल्टन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डोल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया और परमाणु से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी हमें बताया था। तो हमारे जो परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक फर्स्ट पर्सन कौन थे, इसका आंसर होगा हमारा जॉन डोल्टन। परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था, जॉन डोल्टन नामक साइंटिस्ट ने। अब अगर बात करें जे थॉमसन की, तो आपको याद ही है थॉमसन ने तो परमाणु मॉडल दिया था, जैसा कि हमने अभी जस्ट समझा कि थॉमसन के अनुसार परमाणु की संरचना तरबूज की तरह होती है। अगर तरबूज के लाल खाने वाले भाग को परमाणु का धनावेशित भाग से कंपेयर करें तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसी तरह से लगे होते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज लगे होते हैं। इसी तरह रदरफोर्ड ने वही थिन गोल्ड फॉइल पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिस स्वर्ण पत्र प्रयोग नाम से भी जाना जाता है, और इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। और लास्ट हम बात करें नील्स बोर की, तो अभी प्रेजेंट टाइम में परमाणु की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन बनने का जो क्रम सीखा था हमने 2n² फॉर्मूले से 288 के अनुसार,
कौन सी परमाणु के कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हम भर सकते हैं, वास्तव में परमाणु कैसा होता है, परमाणु स्टेबल कैसे हो पाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करें। हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रॉन परमाणु में नहीं पाया जाता, यानी ऐसा कौन सा परमाणु है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो अगर आपने एटम्स पढ़े हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से, तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो होता है 1H1 इस तरह से हम लिखते हैं, यानी इसका एटॉमिक नंबर भी 1 और इसका मास भी 1, यानी इसके दोनों ही 1 है। और आपको याद होगा कि जो मास होता है वो क्या होता है, हम मास को लिखते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर। अब इसमें 1 तो ऑलरेडी प्रोटॉन है और इसका टोटल मास भी 1 ही आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, 0 होंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसमें 1 है और टोटल नंबर ऑफ मास यानी मास नंबर भी इसका द्रव्यमान है जो भी इसका क्या है, 1 ही है। तो इसमें दोनों की संख्या बराबर है, इट मीन्स इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 0। तो हमारा आंसर आएगा इसमें हाइड्रोजन। यानी न्यूट्रॉन किसके अंदर, कौन से परमाणु में नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन के अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि प्रोटॉन तो ऑलरेडी परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कणों में से ही होता है, क्योंकि ये कोई परमाणु है नहीं। ए और बी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके अंदर वो न्यूट्रॉन नहीं होता। वैसे तो इसके अलग अलग समस्थानिक पाए जाते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, पर यहाँ पर जिसके हिसाब से देखो हमारा आंसर जो होता है वो ऑप्शन के हिसाब से ही होता है, इसलिए इन ऑप्शंस के हिसाब से केवल ये एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। वरना अगर हाइड्रोजन के अलग अलग समस्थानिकों की बात करें, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 1H1, 1H2, 1H3, तो इनमें 0, इसमें 1, इसमें 2, इस तरह से इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। पर यहाँ से कॉमन हाइड्रोजन के हिसाब से बात हो रही है, तो कॉमनली हाइड्रोजन के हिसाब से अगर बात की जाए तो नॉर्मल हाइड्रोजन 1H1 ही होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो पहली बात करें न्यूट्रॉन्स के बराबर, तो देखो न्यूट्रॉन्स के बराबर नहीं होती। अपन ने इस तरह से परमाणु का स्ट्रक्चर समझा, ये बीच में जिसका न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, और ये बाहर की वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो हम जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या, इन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, या इन्हें परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। और हमने ये पढ़ा था कि परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो हैं उनकी संख्या हमेशा अलग अलग होती है। यानी किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या इनसे कम, इनके बराबर, इनसे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। यानी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या इन दोनों से कम या ज़्यादा या बराबर भी हो सकती है। कोई फिक्स नहीं होती कि इस परमाणु की इतनी बराबर होगी, उसके बराबर होगी। किसी की बराबर भी हो सकती है, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, किसी भी कम भी हो सकती है। जैसे कैल्शियम की बात करें, देखो कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, यानी इसका एटॉमिक नंबर तो 20 होता है, तो इसमें प्रोटॉन भी 20 है और इलेक्ट्रॉन भी 20 है, और इसका मास होता है 40, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन भी 20 ही आते हैं। तो कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें सिमिलर होंगे, लेकिन अगर किसी और की बात करें, जैसे मान लो सोडियम है, और सोडियम तो आता है 11 नंबर पे, यानी इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो कितने 11, लेकिन इसका मास होता है 23, यानी इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आती है 12 आती है। यानी हर एटम में न्यूट्रॉनों की संख्या जरूरी नहीं होती कि वो उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि
परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों के बराबर तो नहीं होती, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग परमाणु में अलग अलग हो सकती है। इसके बाद में बात करें इलेक्ट्रॉनों की, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। और द्रव्यमान के बराबर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी जितने भी न्यूट्रॉन होंगे जितने भी प्रोटॉन होंगे उन दोनों को जोड़ने के बाद द्रव्यमान आता है। तो द्रव्यमान के बराबर तो हो ही नहीं सकती, तो उपरोक्त सभी तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखें आप एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, यानी रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया? तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने थिन गोल्ड फॉइल यानी सोने की पतली पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार करवाई, और एल्फा कणों की बौछार के बाद जो उनको उनसे रिजल्ट मिले, यानी कुछ एल्फा कण सोने की पन्नी से आर पार निकल गए, कुछ एल्फा कण अलग अलग कोणों पर चले गए, और केवल इकलौता एक एल्फा कण ऐसा था जो परमाणु से टकराकर यानी सोने की पन्नी से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आया। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, वो इन्होंने किया था एक पतली गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो यहाँ पर हम आंसर की तरफ देखते हैं। रदरफोर्ड ने प्रयोग किया लोहे की पन्नी पर, तो लोहे की पन्नी पर तो कोई एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं, सोने की पन्नी पर। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किस पर हुआ था? सोने की पन्नी पर। हाइड्रोजन परमाणु पर, तो हाइड्रोजन परमाणु की अगर बात करें तो आपको याद हो अगर, तो हाइड्रोजन परमाणु पर एक्सपेरिमेंट किया था नील्स बोर नामक साइंटिस्ट ने। जब नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, और इनके परमाणु मॉडल के अनुसार ही हम लोग आज प्रेजेंट टाइम में परमाणु का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है उसे पढ़ते हैं कि परमाणु के सेंटर में उसका नाभिक होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती है KLMNOP, जिनमें इलेक्ट्रॉन 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चक्कर लगाते हैं। तो ये जो नील्स बोर ने एक्सपेरिमेंट करके नील्स बोर का सिद्धांत या परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, उन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया था हाइड्रोजन पर। तो हाइड्रोजन पे अगर आपसे पूछा जाए कि नील्स बोर ने प्रयोग किया या किस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें हमारा आंसर आएगा हाइड्रोजन परमाणु। और अगर हमारे रदरफोर्ड के बारे में पूछा जाए तो हमारा आंसर आएगा सोने की पन्नी पर। इसके बाद यहाँ तक करें आप, अपन चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परमाणु के प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? परमाणु के प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो देखो परमाणु की जो कक्षाएं होती है KLMN इस तरह से डिनोट करते हैं, इनमें हमने सीखा था 2 8 8 8 इस तरह से जो सीक्वेंस होता है। नील्स बोर नामक साइंटिस्ट ने 2n² का फॉर्मूला दिया था, और इस 2n² वाले फॉर्मूले में जब हम n = 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे? देखो ये 2 है इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 जा 2, यानी फर्स्ट वाले ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे केवल 2। तो हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं हम। परमाणु के प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। यानी हमें इसमें ये चीज़ को देखना है कि हमसे जो पूछा गया है KLMN के अनुसार फर्स्ट वाली कक्षा 2 ही होती है। अब आपसे ये नहीं पूछा कि हाइड्रोजन के प्रथम कोश में कितने होते हैं, हीलियम में कितने होते हैं। आपसे केवल ऑल ओवर ये पूछा गया है कि जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट यानी जो K वाला ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है केवल 2। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, केनाल किरणों पर आवेश होता है। केनाल किरणें जो हैं ई गोल्डस्टीन द्वारा एक कैथोड रे ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर खोजी गई थी। तब जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो धन आवेशित और ऋणावेशित अलग अलग किरणें प्राप्त हुई थी, जिनमें से धन आवेशित किरणों को केनाल किरणें
और ऋणावेशित किरणों को कैथोड किरणें नाम दिए गए थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है केनाल किरणों पर आवेश होता है, तो केनाल किरणें होती है धनावेशित। इसके लिए इन्होंने एक विसर्जन नलिका यानी एक पतली सी कांच की नली के अंदर अलग अलग गैसों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, तब उनसे निकलने वाली अलग अलग किरणों को जांचा। तो इन्होंने कैथोड और एनोड यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल लिए, उनमें जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हुई उसका नाम तो केनाल रे दिया गया था, और जो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुई उन्हें कैथोड रे नाम दिया गया था, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव। तो यहाँ पर केनाल किरणों पर जो आवेश होता है वो होता है धनावेश। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। परमाणु संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है? अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइम पर एक्सपेरिमेंट कर कर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए। जैसे कि जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया तो उन्होंने उसकी तुलना एक तरबूज से की। जैसे तरबूज का लाल वाला जो भाग होता है खाने वाला, अगर उसे हम एक धन आवेशित गोला या धन आवेशित परमाणु माने तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जैसे कि तरबूज के अंदर बीज होते हैं। तो ये तो दिया था जे थॉमसन ने। उनके बाद में अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने गोल्ड फॉइल पर एक्सपेरिमेंट करके परमाणु का स्ट्रक्चर दिया। फिर उनके अंदर भी कुछ कमियां रह गई थी, जैसे कि ये स्पेक्ट्रम लाइन की व्याख्या नहीं कर पाए थे। इसके अलावा इन्होंने जो परमाणु की स्टेबिलिटी होती है यानी परमाणु का स्थायित्व होता है उसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि रदरफोर्ड ने ऐसा बताया कि परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो अब वो चक्कर लगाते हैं बस, पर वो चक्कर लगाते वक्त नाभिक धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में गिर जाएंगे। इस तरह से तो परमाणु स्टेबल रहेगा ही नहीं, बट रियल में परमाणु स्टेबल ही होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ऐसा क्यों होता है ये रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक नहीं बता पाए। फिर उसके बाद लास्ट में जो हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम लाइंस यानी हाइड्रोजन परमाणु के स्ट्रक्चर को देखकर नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने सन 1913 में एक नया परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत से नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जो मॉडल दिया उसे नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में हम जो परमाणु का स्ट्रक्चर देखते हैं वो नील्स बोर के अकॉर्डिंग ही देखते हैं, इनके अकॉर्डिंग परमाणु का स्ट्रक्चर वही सेम, बीच में नाभिक और बाहर की वृत्ताकार कक्षाएं होती है। तो इस तरह का परमाणु का जो स्ट्रक्चर दिया गया था वो नील्स बोर नामक साइंटिस्ट के द्वारा ही दिया गया था। तो हमसे यही पूछा गया है कि परमाणु संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा नील्स बोर। रदरफोर्ड मैंने आपको भी समझाई दिया, रदरफोर्ड ने तो गोल्ड फॉइल पर एक्सपेरिमेंट किया था जो नील्स बोर के पहले दिया था। फिर नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करके एक नया मॉडल प्रस्तुत किया और उन्होंने हाइड्रोजन एटम पर एक्सपेरिमेंट किया। ई गोल्डस्टीन तो बहुत पुराने थे, जब तो ये कोई सी भी साइंटिस्ट ने कोई दिया ही नहीं था, तो सबसे पहले पुराना मॉडल दिया गया था। और इसके बाद इन तीन में से जे थॉमसन वाला फर्स्ट मॉडल था। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर नील्स बोर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। अब अपन ने सीखा है कि जो K, L, M, N कक्षाएं होती है इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने का सीक्वेंस क्या होता है 2 8 8 8 इस तरह से होता है। अभी 11 में से फर्स्ट में बढ़ दिए 2, उसके बाद 11 में से 2 बढ़ दिए तो हमारे पास बचे 9 में से सेकंड वाले में बढ़ दिए 8। तो देखो 8 और 2 10 हो गए। अब केवल कितना बचा 1। तो 2 8 10 10 और 8 11, तो ये आपने बढ़ दी 11 इलेक्ट्रॉन। यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा 281। आप इनमें देख लें 282 तो आ ही नहीं सकता। देखो 281 यहाँ भी है 281 यहाँ भी है, पर ये उल्टा लिखा हुआ है 182 लिखा हुआ है। पहले के ही भरी आती है, पहले 2 ही आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा। तो हमारा सीक्वेंस 281 ये वाला नहीं आएगा, हमारा सीक्वेंस ये वाला आएगा। पहले 2 के में, उसके बाद एल में 2, फिर उसके बाद के में 2, एल में 8 और एम में 1, इस तरह से आएगा। तो हमारा आंसर आएगा सी 281।
नोट करें इसको, एक बार प्रैक्टिस कर ले इसकी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा परमाणु मॉडल एक परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। यानी देखो, तीन ही तो परमाणु मॉडल है, एक तो जे थॉमसन का, एक रदरफोर्ड का और एक नील्स बोर का। जब जे थॉमसन का परमाणु मॉडल दिया गया था तब तक तो ये भी नहीं पता चला था कि परमाणु के अंदर नाभिक होता भी है कि नहीं होता और इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था क्या होती है। तो ये तो बहुत ही पहले दे दिया गया था। और उस टाइम पर जो थॉमसन थे उन्होंने भी सिर्फ एक तरबूज से कंपेयर कर कर नॉर्मली बता दिया था कि परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे ही लगी होती है जो तरबूज के अंदर बीज होते हैं। यानी कोई फिक्स व्यवस्था उनकी नहीं बताई। और रदरफोर्ड की अगर बात करें तो रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र यानी गोल्ड फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबके बारे में बता दिया था, मगर वो ये चीज़ नहीं बता पाए थे कि परमाणु के नाभिक में धन आवेशित प्रोटॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो धन आवेश ऋण आवेश को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते कभी न कभी नाभिक में गिर जाएंगे और परमाणु स्थिर नहीं हो पाएगा। तो इसी चीज़ को बाद में इन कमियों को दूर करके ही नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके और ये सिद्ध किया था कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उनके पास एक फिक्स ऊर्जा होती है और वो एक अभिकेंद्रीय फोर्स होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है, जिसकी सहायता से लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। और इसी जो बल होता है इसका यूज़ करते हैं इस ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह चक्कर लगाते हैं वो, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे की कक्षा के अंदर गिरते नहीं हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब न्यूक्लियस एंड नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वो नहीं गिरते। तो रदरफोर्ड की कमी को दूर करके नील्स बोर ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, क्योंकि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया गया था इसी में परमाणु के स्थायित्व की कोई बात नहीं की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्लोरीन की संयोजकता है, यानी क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी। चलिए निकालते हैं संयोजकता। क्लोरीन आती है 17 नंबर पे। आपके इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, फर्स्ट वाले में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 7। 2 8 7 इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे। इसके लास्ट वाले वैलेंस कोश में, वैलेंस ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7। तो जाहिर सी बात है ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेते ही 7 तो इसके पास है ही सही, एक और ले लेगा तो इसके पास टोटल कितने जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो थर्ड वाला ऑर्बिट है 7 तो इसमें ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसकी वैलेंस हो जाएगी -1। कितने जाएगी इसकी वैलेंसी, -1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, यानी क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं। तो न्यूक्लियस किसे कहते हैं ये समझने से पहले हम एक बार और एटम के स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसा कि हमने समझा है ये सेंटर में नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं और ये बाहर की वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो क्योंकि परमाणु के नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं और परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं इसीलिए इन्हें न्यूक्लियस कहा जाता है। तो यही आपका क्वेश्चन है कि न्यूक्लियन है यानी इनमें से न्यूक्लियन कौन से हैं, यानी नाभिक में कौन कौन से पाए जाते हैं इनमें से। तो कौन कौन से नाभिक में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते ही नहीं है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी नहीं होगा क्योंकि देखो इसमें भी प्रोटॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इस वाले ऑप्शन की बात करें तो इनमें भी न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर ही होते हैं, यानी न्यूक्लियन ही होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता। आपको पूरा ग्रुप सेट बताना है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों तो वैसे भी नहीं हो सकते क्योंकि इनमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नाभिक में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर की वृत्ताकार कक्षाओं में फिक्स एनर्जी के साथ चक्कर लगाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोरबरी
नियमानुसार इलेक्ट्रॉन की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, सॉरी इसमें आगे लिख रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। यानी जो के एलिमेंट कक्षाएं होती है उनमें बोर और बरी, यानी जो बोर का परमाणु मॉडल था उनके अनुसार बोर ने जो फॉर्मूला दिया था वो बताना है आपको कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या भरने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या दिया था। तो इसका फॉर्मूला 2n²। नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने यह फॉर्मूला दिया था सन 1913 में, जब उन्होंने हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताई थी। उस टाइम पे इन्होंने ये भी बताया था साथ में कि जो परमाणु की कक्षाएं होती है उनमें इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम निकालना है कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए, उसके लिए इन्होंने 2n² फॉर्मूला दिया था, जहां पर n होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n = 1, सेकंड के लिए 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस तरह से इसको निकाल कर आप किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इलेक्ट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन की तुलना में, यानी अपन को ये बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका परमाणु की तुलना में द्रव्यमान कितना होता है। तो ये वाली जो चीज़ थी ये बताई थी ई गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट ने। उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को कंपेयर किया तो उन्होंने ये पाया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान पर प्रोटॉन की तुलना में 1/1837 गुना होता है, यानी प्रोटॉन इतने ज़्यादा गुना भारी और ये इतना उससे हल्का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो देखो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान हम निकालते हैं। यहाँ पर कैल्शियम आता है 20 नंबर पे। कैल्शियम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये तो दोनों 20 होते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वही इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है। और साथ में कैल्शियम जो है इसका कोई समझता नहीं, यानी आइसोटोप्स नहीं पाए जाते, इसीलिए कैल्शियम में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो इसमें 20 ही होते हैं। इसीलिए आप इसका द्रव्यमान कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन की संख्या यानी 20 प्लस प्रोटॉन की संख्या यानी 20, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा 40। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना आएगा 40। परमाणु द्रव्यमान के को आपको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ नॉर्मल न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या को बस प्लस करना है आपको और हम आराम से किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों 20 होते हैं और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 20 होता है, तो 20 + 20 = 40। तो कैल्शियम का द्रव्यमान कितना आ जाएगा 40 यानी 40। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। परमाणु में पाया जाने वाला अनावेशित कण है, यानी वो कौन सा कण है जो अनावेशित है। अनावेशित मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है E-, यानी ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन होता है P+, धनावेशित पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन, आपको याद है न्यूट्रॉन को कैसे लिखते हैं N0, यानी न्यूट्रॉन एक निरावेशित कण है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। सो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन, यानी परमाणु में पाया जाने वाला अनावेशित या निरावेशित या आवेश रहित कण कौन सा है न्यूट्रॉन। अगर आपसे धन आवेशित कण पूछे तो आपका आंसर प्रोटॉन आएगा, अगर ऋणावेशित कण पूछे तो आपका आंसर इलेक्ट्रॉन आएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम की द्रव्यमान संख्या व परमाणु संख्या क्रमशः है, यानी सोडियम का द्रव्यमान कितना है और परमाणु संख्या कितनी है वो बतानी है। तो देखो सोडियम जो है वो 11 नंबर पे आता है, तो इसकी परमाणु संख्या तो सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर तो कितना हो जाएगा इसका, एटॉमिक नंबर तो इसका हो जाएगा 11। अब बात करें इसके द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, ये प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या इन दोनों को प्लस कर दो। तो जो सोडियम है उसमें प्रोटॉन तो 11 है
और न्यूट्रॉन 12 होते हैं। तो आप इनका द्रव्यमान निकालोगे 11 + 12 यानी 23। तो हमसे एक तो पूछिए द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या तो 23 और परमाणु संख्या ये 11। तो आंसर हमारा आएगा 23 11। ये देखिए ये रहा 23 11। देखो यहाँ पर ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना, 11 और 23 भी दे रखा है, 23 और 11 भी दे रखा है, बट हमारा आंसर 23 और 11 क्यों हुआ? क्योंकि आपसे क्रमशः सीक्वेंस से पूछा है। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखो आप, जो मास नंबर है वो तो आप देखो यहाँ पर, यह एटॉमिक मास जो है वो पहले आ रहा है, तो आपको पहले एटॉमिक मास लिखना है। एटॉमिक मास 23 है और एटॉमिक नंबर 11 है, तो अपन को सीक्वेंस का ध्यान रखना है। इसमें आज तो ये भी दोनों सही है, पर ये इसमें उल्टा दे रखा है, पहले इसमें एटॉमिक नंबर दे रखा है, फिर इसमें एटॉमिक मास दे रखा है। लेकिन अपन से क्रम यानी सीक्वेंस से पूछा है, तो पहले हम मास की तरफ जाएंगे, तो पहले मास लिखेंगे और उसके बाद एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु संख्या 11 होगी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन में। शायद ये क्वेश्चन अभी पहले भी रिपीट हुआ है कि हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है 1H1। इस तरह से बताया था मैंने आपको 1H1। इसमें ये जो मास है ये किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के। और ये किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के। तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन एक है, यानी प्रोटॉन एक है, तो जाहिर सी बात है कि न्यूट्रॉन कितना आएगा? 0। तो इसका आंसर आएगा हमारा हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में अंतर किसके बराबर होता है? यानी हमें ये बताना है कि किसी भी परमाणु का अगर आपको द्रव्यमान संख्या दे रखी है और परमाणु संख्या दे रखा है, तो इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा? तो पहले तो हम ये समझे द्रव्यमान संख्या, इधर देखते हैं हम, देखो द्रव्यमान संख्या तो किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन के बराबर। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। और परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या। तो आपसे ये पूछा है कि इन दोनों का डिफरेंस, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ये तो हो गया आपका द्रव्यमान संख्या, और इसमें से प्रोटॉन का अंतर मतलब माइनस, ये प्रोटॉन माइनस कर दो, प्रोटॉन से प्रोटॉन कट गया, तो आपकी क्या बचा? न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या का जो डिफरेंस आता है वो किसके बराबर आएगा? न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो सेशन था वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हुआ होगा, और आपको साथ में ये भी पता लग गया होगा कि अब तक आपने एटम में जो भी पढ़ा उसमें से आपने कितना पढ़ा, आपने कितना समझा, कितना आपको आया। और इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर वाले होते हैं, उनकी थ्योरी एक्स्ट्रा कुछ लिखाने की कोई ज़रूरत कभी नहीं पड़ती, तो हमने वो चीज़ें क्लास में डिस्कस भी नहीं करी थी। लेकिन हमने आपसे को क्वेश्चंस के माध्यम से वो सारी चीज़ें बेसिक टू हार्ड सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर करवा दी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। साथ में एटम से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी, छोटे मोटे बेसिक जो आपको नहीं आ रहे थे, या छोटी मोटी कोई भी इस तरह की समस्या जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रही थी, वो सब आपकी सोल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको एटम के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है जो समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप लोग इसकी प्रैक्टिस करने के बाद में जो भी प्रॉब्लम है उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड कर दें, ताकि हम लोग कमेंट बॉक्स में आपको देखकर उसका प्रॉपर आंसर आपको देकर, और क्लास में अगर समझाने लायक होगा तो मैं उसकी अलग से क्लास लेके आपको वो समझा दूंगी। तो आप उनको आराम से स्टडी करने के बाद में देख लें कि कौन सा कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर क्वेश्चन है एटम में जो आपको नहीं आ रहा है या आपको समझ में आने में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं किसी तरह से आपको नहीं बैठ रहा है दिमाग में, तो आप एक बार उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ में हमारी क्लासेस रेगुलर शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें और हमारी क्लास में रेगुलर बने रहें। अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहें, मस्त रहें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वाली जो क्लास आने वाली है उसमें हम आप लोगों के लिए आइसोटोप्स, आइसोबार
के भी MCQ यानी उसकी भी टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। तो आप उसकी टेस्ट सीरीज आने से पहले एक बार आपने जो भी पढ़ा है ISO बार और ISO टॉप्स के बारे में उसको अच्छे से रेडी करके रखें, ताकि जब हम आपसे क्वेश्चन पुट करें तो आप खुद उनका आंसर दें और इस चीज़ का आकलन कर पाएँ कि आपको अब तक इसमें कितना आ रहा है, आपके बेसिक्स कितने अच्छे क्लियर हुए हैं और कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका भी आपको पता चल सके। तो आप इसके लिए नेक्स्ट वाले MCQ यानी नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज हमारी आने वाली है उसके लिए आप लोग ISO बार और ISO टॉप्स की यानी समस्थानिक और संभारी की अच्छे से तैयारी कर लें। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आप अगर सर्च कर सकते हैं तो पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सोल्व करोगे उतना ही आपकी टॉपिक क्लियर होता जाएगा। तो आप लोग इसको पढ़ें, समझें और इस वाले एटम वाले टॉपिक में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। और अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी होती है तो हम उसके लिए पूरा एक वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें आपको वो टॉपिक बेसिक टू कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा कंप्लीट हम आपको समझाएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रहें। थैंक यू।